हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे जानदार टॉपिक। उसका नाम है टॉर्क। स्टूडेंट्स, टॉर्क रोटेशन में अच्छे से आना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने, हर वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपका रोटेशनल स्ट्रांग हो जाए। स्टूडेंट्स, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का रोटेशनल मोशन में वही रोल है जो फोर्स का ट्रांसलेटरी मोशन में। फोर्स क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन देता है, चलाता है उसको। इसी तरह किसी चीज को घुमाना है तो उसको टॉर्क चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है टॉर्क इज सेम रोल प्ले इन रोटेटरी मोशन जस्ट लाइक ए फोर्स इन ट्रांसलेटरी मोशन। दैट इज, टॉर्क प्रोड्यूसेस टेंडेंसी ऑफ रोटेटरी मोशन इन ए रिजिड बॉडी। टॉर्क जो है वो रिजिड बॉडी के अंदर घूर्णन गति की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। बल आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है जो रेखीय गति में बल का है, अर्थात बल आघूर्ण वस्तु में घूर्णन गति की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि मैथमेटिकली किसी भी फोर्स की वजह से टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क निकालने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली टॉर्क? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस is known as torque of the given force। बल तथा लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, उसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क को टॉ से लिखते हैं, टॉ से। अब कैसे निकालते हैं किसी फोर्स का टॉर्क? तो स्टूडेंट्स, ये चीज आप बहुत ध्यान से देखें। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन मान लो, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, एक्स वाई प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ओरिजिन है और यहां पर ये कोई रॉड रखी हुई है। रॉड का एक एंड ओरिजिन पे, ये देखिए, और इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है। देखिए, ये ओरिजिन है और ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है। ये रॉड पे अपन ने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया, ये रॉड पड़ी है। आप यूं समझो, टेबल के ऊपर ये रॉड ऐसे पड़ी है या ऐसे पड़ी है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, राइट? रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ एल है। तो इस P पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा लेंथ वेक्टर के इक्वल। और P पॉइंट वो पॉइंट है वेयर फोर्स इज एक्टिंग। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सपोज x, y, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में। तो आपको कभी जरूरत पड़ जाए कि पोजीशन वेक्टर या लेंथ वेक्टर, वो रॉड जिसका एक एंड ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स आई कैप और वाई जे कैप। अब स्टूडेंट्स ध्यान सुने, P वो पॉइंट है वेयर फोर्स इज एक्टिंग, जहां बल लग रहा है। O वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है। और स्टूडेंट, इस फोर्स को मैं आगे पीछे एक्सटेंड कर दूं तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स।
अपन इस पोजीशन वेक्टर को चाहें तो आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को भी। और रॉड का एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो है थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब स्टूडेंट्स आप कॉमन सेंस से बात को सोचो कि कोई रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे पड़ी है, फोर्स लगेगा तो ये रॉड ऐसे घूमेगी, और घूमने के लिए चाहिए टॉर्क, रोटेटरी मोशन करने के लिए चाहिए टॉर्क। अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाओ क्या बनेगी, तो ये r है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा r cos थीटा और ये आ जाएगा r sin थीटा। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r sin थीटा। तो आपका यहां से सॉल्व करने के बाद जो टॉर्क आया वो आया Fr sin थीटा, जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं R क्रॉस F। ये तो मैग्नीट्यूड है ओनली, और आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो टॉ इक्वल्स टू R क्रॉस F। और थीटा क्या है, थीटा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा, ये देखिए पोजीशन वेक्टर, इसको आप चाहो तो पोजीशन वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, और एफ वेक्टर के बीच का एंगल है। स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपका पूरा अच्छे से ध्यान चाहूंगा, इसमें आप लोग थीटा 0 रखते हो या थीटा 180 रखते हो तो टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब यह है कि थीटा 0 है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में। मतलब जो फोर्स रॉड पे ऐसे लग रहा था उस फोर्स को पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, ऐसे। अब देखिए फोर्स भी ऐसे लग रहा है और रॉड का पोजीशन वेक्टर भी ऐसे है, तो टॉर्क 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये फोर्स इधर आ जाएगा तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। अभी फोर्स ऐसे है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास नहीं हो रही है, ओरिजिन से। अब 180 कर दिया, 180 का मतलब है जो फोर्स ऐसे लग रहा था अब उस फोर्स को यहां लाके और घुमा दिया, ऐसे कर दिया, अब ऐसे लग रहा है। पोजीशन वेक्टर ऐसे, फोर्स ऐसे, देखो दोनों के बीच में एंगल 180। अगेन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक बहुत अच्छी लाइन लिख सकते हैं कि जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, अब चाहे फोर्स ऐसे लगे तब भी लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास हो रही है, और फोर्स ऐसे लग गए तब भी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पास हो रही है। इसका मतलब जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क 0 होगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे ये व्हील है और उस व्हील पे, ये व्हील का सेंटर है और आपने F1 फोर्स ऐसे लगाया, तो इस F1 की लाइन ऑफ एक्शन व्हील के सेंटर से पास हो रही है जिसके अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है, ये देखिए, तो इसकी वजह से टॉर्क 0 बनेगा। मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो ये F2 फोर्स है इसका टॉर्क नॉन जीरो होगा। मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है F3, अगेन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास नहीं हो रही है, इसका मतलब F3 फोर्स से जो टॉर्क बनेगा वो नॉन जीरो होगा। स्टूडेंट्स ये टॉर्क का की पॉइंट है। क्या की पॉइंट बना कि जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है तो उस फोर्स का टॉर्क 0 होगा। और अगली बात, जब थीटा 90 है, थीटा 90 है
तो टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क आएगा एफ आर, मतलब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो थीटा 90 कब होगा? अब ये फोर्स पहले इधर चला गया तब 0 हो गया था, यूं हो गया तो 180 हो गया। अब ये फोर्स यदि इधर आ जाए ये फोर्स, तो इस फोर्स का इस लेंथ वेक्टर से या पोजीशन वेक्टर से 90 एंगल बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस केस में क्या होगा? जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी। अब स्टूडेंट इस बात को यूं भी समझ सकते हो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ये तो मैंने ऐसे डिराइव किया, इस चीज को मैं अलग स्टाइल से ऐसे भी डिराइव कर सकता हूं। देखो अभी तो मैंने किसके कंपोनेंट लिए? आर के कंपोनेंट लेके सॉल्व किया। अब मैं फोर्स के कंपोनेंट लेता हूं। देखो इसी सिचुएशन के, देखो फोर्स के ये सेम फॉर्मूला वापस डिराइव होगा, देखना। जैसे ये अपनी रॉड थी और ये उसका पोजीशन वेक्टर था, एक एंड ओरिजिन पे था, ये पी पॉइंट था जहां पे फोर्स लग रहा था, और ये एंगल हमने एक्स एक्सिस से थीटा एज्यूम किया था। अब फोर्स के मैं दो कंपोनेंट लेता हूं, देखिए ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा, तो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। अगेन एफ कॉस थीटा की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, जबकि एफ साइन थीटा जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे कहीं भी बढ़ा के देख लो, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, क्योंकि या तो इधर पास हो रही है या इधर पास हो रही है। तो अगेन आप टॉर्क का फॉर्मूला निकालोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? आर या एल। सॉल्व कर दो तो यह आ जाएगा एफ आर साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स की पॉइंट क्या बना? की पॉइंट, जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट से पास होती है, गुजरती है, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, देन तो उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास होती है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, देखो एफ कॉस थीटा की लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास हो रही है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, इसलिए एफ कॉस थीटा का रॉड पर टॉर्क बनने में कोई रोल नहीं होगा, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। स्टूडेंट्स यदि आपको ये की पॉइंट समझ में आ गया तो टॉर्क निकालने पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो, 100% सही होगा आपका, राइट। अब मैं बेटा टॉर्क पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेता हूं जिनको अपन प्रैक्टिस करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगेन रॉड का एक एंड ओरिजिन पे रखा हुआ है, रॉड की लेंथ 3 मीटर है और रॉड पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है। आप इस सिचुएशन को हॉरिजॉन्टल में समझो कि एक रॉड पड़ी है हॉरिजॉन्टल में और उस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे। फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू है सपोज 5 न्यूटन और आपको पूछा फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू फोर्स। आपको निकालना है टॉर्क कितना होगा। तो स्टूडेंट्स मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, जब भी फोर्स का टॉर्क पूछे तो पहले चेक करो
कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट, अब जैसे मैंने पूछा फाइंड आउट टॉर्क, किसके अबाउट, कुछ नहीं कहा तो ओरिजिन के अबाउट पूछा आपको, तो आप इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा के देखो, आगे पीछे बढ़ा के देखो, क्या ओरिजिन से पास हो रही है, नहीं हो रही है, तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। यदि ओरिजिन से पास होती तो जीरो होता। अब निकालते हैं टॉर्क, कैसे निकालेंगे, देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब देखिए R क्रॉस F, R क्रॉस F ये होता है। अब R ये पोजीशन वेक्टर, मैंने कहा था जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। अब यहाँ y कोऑर्डिनेट तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये x में ही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 3i कैप, ये बन गया इसका पोजीशन वेक्टर। बाकी 0j कैप, 0k कैप, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट है। इनटू फोर्स कितना लग रहा है, 5, और डायरेक्शन क्या है, ऊपर y है तो नीचे माइनस y है। और स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो टॉर्क आएगा वो आएगा 15, और I क्रॉस J होता है K माइनस ऑलरेडी है तो माइनस K कैप। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे। इसका मतलब इस फोर्स की वजह से ओरिजिन के अबाउट जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा 15 न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस है इसलिए। और डायरेक्शन आई माइनस K कैप। अब देखो ये रॉड XY प्लेन में माइनस K कैप का क्या मतलब है, देखो माइनस का मतलब क्या है, पहले माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है ये क्लॉकवाइज घूमेगी। माइनस का मतलब ये कैसे घूमेगी, रॉड इस फोर्स की प्रेजेंस में, आप खुद देखो ये रॉड ऐसे पड़ी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड ऐसे पड़ी है और उसमें फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी। आप देखो इसकी वजह से क्लॉकवाइज घूमेगी, तो माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। ये किसका मतलब है, माइनस का। अब K कैप का क्या मतलब है भाई, प्लस K कैप आएगा या माइनस K कैप आएगा, तो K कैप का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो Z एक्सिस में होगी, या तो प्लस Z होगी या माइनस Z होगी। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगी, आप इमेजिन करो जब ये रॉड घूमेगी तो उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम ये करेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम भी कौन कर रही है, Z एक्सिस। और कौन से प्लेन में घूम रही है, तो K कैप के अलावा कौन सा प्लेन बच गया, I कैप J कैप, मतलब XY प्लेन में। स्टूडेंट्स एक चीज नोट करो, टॉर्क की डायरेक्शन आई Z एक्सिस के अलोंग और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी किधर आई, Z एक्सिस के अलोंग। अब देखो ये रॉड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, इसी के इस एक्सिस के चारों तरफ भी तो ये रॉड ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, XY प्लेन में ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, इसीलिए टॉर्क को बोलते हैं कि टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर है। आप ये लाइन लिख सकते हो, टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर। टॉर्क की डायरेक्शन रोटेशन एक्सिस के अलोंग होती है। और माइनस का मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी। जब भी आपका टॉर्क माइनस में आ जाए मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं एक बहुत अच्छी लाइन बोलना चाहूंगा, टॉर्क की डायरेक्शन बोलना अलग बात और टॉर्क का इफेक्ट बोलना अलग बात। टॉर्क की डायरेक्शन होती है रोटेशन एक्सिस के अलोंग, और फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनता है उसका इफेक्ट होता है या तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमता है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को हम लिखेंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टॉर्क की डायरेक्शन होती है रोटेशन एक्सिस के अलोंग, पर फोर्स की वजह से टॉर्क जो डेवलप हुआ है उससे वो ऑब्जेक्ट या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो स्टूडेंट्स क्या लाइन बनी,
टॉर्क की डायरेक्शन बोलना अलग बात, एंड टॉर्क का इफेक्ट बोलना अलग बात। जनरली स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये टॉर्क की डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये तो टॉर्क का इफेक्ट है। टॉर्क की डायरेक्शन तो रोटेशन एक्सिस के अलोंग होगी। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगेन एक्स वाई प्लेन, ये एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ 3 मीटर है, और इस पे 3 फोर्स लगा रहे हैं 1 मीटर पे। एक फोर्स यहां लगाया F1 5 न्यूटन का। अगेन ये रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी है। एक फोर्स F2 ये 1 मीटर पे, ये ओरिजिन से 2 मीटर पे, 1 मीटर पे 3 फोर्स लगाए। दूसरा फोर्स ये लगाया 10 न्यूटन का, और इसका ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। और तीसरा फोर्स यहां लगाया F3, वो लगाया 20 न्यूटन। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स अगेन चेक करो, ये रहा ओरिजिन। क्या इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास हो रही है? नहीं। इसका मतलब इसकी वजह से टॉर्क होगा। अब आप इमेजिन करो ये कैसे घुमाएगा। देखो देखो, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इसको कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो जो टॉ1 आएगा फोर्स F1 की वजह से क्लॉकवाइज आ रहा था, आगे आप माइनस लगा दो, या तो R क्रॉस F करके देख लो, या आपको पता चल जाता है कि फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आगे माइनस लगा दो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस ले लो, राइट। तो देखिए ये कितना आएगा, 5 फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1, तो यह आ जाएगा -5 न्यूटन इंटू मीटर। ये टॉर्क की ऐसा यूनिट होती है। टॉ2, अब टॉ2 के 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट आएगा 10 cos 37 और एक आएगा 10 sin 37। एक कंपोनेंट आएगा इधर 10 sin 37 और एक इधर वाला कंपोनेंट आएगा 10 cos 37। ये देखिए 10 cos 37, 10 sin 37 जो कंपोनेंट आया उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। इसलिए इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा? 0। तो 10 cos 37। अब आप देखिए ये वाला फोर्स भी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर को कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो -10 cos 37 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2। तो आप लोग टॉ2 सॉल्व करोगे तो आएगा -10 cos 37 4/5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा -16 न्यूटन इंटू मीटर। टॉ3 निकालते हैं इस फोर्स की वजह से। तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो टॉ3 कितना आ जाएगा? 0। अब टॉ नेट निकाल दीजिए।
कितना आएगा टॉ नेट, सबको जोड़ दो, -5 -16 तो -21 न्यूटन इंटू मीटर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इन तीनों फोर्स की प्रेजेंस में जो रॉड घूमेगी वो क्लॉकवाइज घूमेगी XY प्लेन में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स टॉर्क कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। देखिए अगला क्वेश्चन, अ डोर 1.6 मीटर वाइड रिक्वायर्ड ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू बी अप्लाइड एट फ्री एंड टू ओपन और क्लोज इट। आप देखते होंगे कि कोई दरवाजा बंद करना है या खोलना है तो हम हैंडल पकड़ के बंद करते हैं, खोलते हैं उसको, तो उसके लिए अपन हैंडल पे फोर्स लगाते हैं। तो बोला है कि दरवाजा कितना वाइड है, चौड़ा कितना है 1.6 मीटर, और उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन। तो उससे क्या होता है कि मान लो ये डोर है और यहाँ पे ये हिंज लगे हुए, कब्जे लगे हुए, हिंज, तो उस कब्जे के अबाउट वो दरवाजा ऐसे ऐसे घूमता है, हम फोर्स लगाते हैं तो बंद करना हो चाहे खोलना हो कुछ भी हो। तो दरवाजा खोलना है या बंद करना है उसके लिए एक कांस्टेंट टॉर्क चाहिए, मिनिमम उतना टॉर्क तो चाहिए, तभी दरवाजा बंद होगा और तभी खुलेगा। तो कितना टॉर्क चाहिए हमने पता लगाया, टॉर्क कितना चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए, फोर्स है 1 न्यूटन और डिस्टेंस है 1.6, तो टॉर्क चाहिए 1.6 न्यूटन इंटू मीटर, इतना चाहिए। पर अब हमको एग्जामिनर ने पूछा फाइंड आउट रिक्वायर्ड फोर्स टू अप्लाइड एट ए पॉइंट 4 मीटर। अब उस दरवाजे में जो हैंडल है पहले लगा हुआ था 1.6 मीटर पे हिंज से, अब लगा हुआ है हिंज से 0.4 मीटर पे, तो टॉर्क तो उतना ही चाहिए भाई, दरवाजा खोलना है या बंद करना है, हिंज के अबाउट घुमाना है तो टॉर्क उतना ही चाहिए, टॉर्क सेम चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टॉर्क उतना ही चाहिए, कितना चाहिए टॉर्क, हमको टॉर्क चाहिए 1.6 न्यूटन इंटू मीटर चाहिए टू ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, इतना चाहिए हमको। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है वो हमको निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी है 0.4, सॉल्व कीजिए, ये है 1.6, यहां से तुम लोग सॉल्व करोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 4 न्यूटन। अब जो फोर्स चाहिए वो आपको 4 न्यूटन चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा कि पहले दरवाजा 1 न्यूटन से ही खुल रहा था, बंद हो रहा था, अब 4 न्यूटन से खुल रहा है, बंद हो रहा है। ये स्टूडेंट टॉर्क का डेली रूटीन लाइफ में यूज है, इसीलिए दरवाजे का हैंडल जो होता है वो हिंज से मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगाया जाता है। आप देखो पहले 1.6 मीटर पे हैंडल लगाया था तो फोर्स ओनली हमको 1 न्यूटन चाहिए था, और जब डिस्टेंस कर दी 0.4, हैंडल हिंज के पास लगा दिया तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है दरवाजे को खोलने के लिए और बंद करने के लिए, 4 न्यूटन। इसीलिए जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस जो होता है, उसका जो हैंडल होता है वो मोटा बनाया जाता है। अब हैंडल जितना मोटा होगा उसकी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, टॉर्क तो वही चाहिए, है ना। एक घट्टी होती है जिसको डोमेस्टिक ग्रेनर बोलते हैं, तो उसको सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैंडल लगाया जाता है ताकि घट्टी को घुमाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स टॉर्क का डेली रूटीन लाइफ में यूज है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना सीखा। अब हम टॉर्क पर बेस्ड थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। देखिए 3 फोर्स लग रहे हैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर और आपको इन तीनों फोर्स की वजह से पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क निकालना है। स्टूडेंट्स पहले अपन 20 न्यूटन की वजह से निकालते हैं टॉर्क, टॉ 1। तो पहले चेक करो 20 न्यूटन सी से पास हो रहा क्या, आगे बढ़ा के देखो, पीछे बढ़ा के देखो, सी से पास नहीं हो रहा, इसका मतलब इसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो नॉन जीरो होगा। अब 20 के कंपोनेंट लो, 20 इधर लग रहा है 20 न्यूटन, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा 20 साइन 45 और इधर आएगा 20 कॉस 45।
और 20 cos 45 की लाइन ऑफ एक्शन सी से पास हो रही है, इसलिए इसकी वजह से टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क इसकी वजह से होगा। अब हम देखते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी के अबाउट घुमाना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो देखो कैसे घुमा रहा है ये क्लॉकवाइज, तो आगे लगा दो माइनस 20 sin 45 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदला तो 0.1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो टॉ1 आ जाएगा माइनस का 20 sin 45 होता है 1/√2 और ये हो गया 0.1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स ये आएगा माइनस का 1.4 न्यूटन इंटू मीटर। टॉ1 सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं टॉ2। ये देखिए ये 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब 30 न्यूटन का चेक करो, सी से लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं पास हो रही है, चेक करके देखा, आगे बढ़ा के देखा, पीछे बढ़ा के देखा, सी से पास नहीं हो रही है, तो 30 के कंपोनेंट लो, 30 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा 30 cos 60 और 30 cos 60 की लाइन ऑफ एक्शन सी से पास हो रही है, क्रिया रेखा सी से पास हो रही है, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा 30 sin 60 उसकी लाइन ऑफ एक्शन सी से पास नहीं हो रही है, तो 30 sin 60 फोर्स की वजह से सी के अबाउट टॉर्क डेवलप होगा। अब आप देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, तो आगे आएगा माइनस 30 sin 60, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में बदला, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा -1.3 न्यूटन इंटू मीटर। टॉ3 इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा के देखो, सी से पास हो रही है, तो टॉ3 हो जाएगा 0, तो नेट टॉर्क जो आएगा वो आएगा टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके माइनस का 2.7 न्यूटन इंटू मीटर। माइनस का मतलब है इन फोर्स की वजह से ये रिजिड बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, माइनस जब भी आ जाए मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी। देखते हैं स्टूडेंट्स ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। ये कोई व्हील है जिसपे 3 फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन 12 न्यूटन ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे, 9 न्यूटन ऐसे लग रहा है। इसकी इनर रेडियस ए 10 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, और इसकी आउटर रेडियस 25 सेंटीमीटर दी हुई है। आंसर मैंने लिख दिया 4.15 न्यूटन इंटू मीटर। आपको स्टूडेंट्स ये सॉल्व करना है, नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। अब स्टूडेंट्स ये हमने फोर्सेज की वजह से टॉर्क निकालना सीख लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि टॉर्क का काम है रिजिड बॉडी को घुमाना, फोर्स का काम है ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन कराना। इसलिए मैं कहता हूं टॉर्क इज ए सोर्स ऑफ रोटेटरी मोशन एंड फोर्स इज ए सोर्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलेशन डेवलप होता है, और टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सीलेशन डेवलप होता है। तो टॉर्क और एंगुलर एक्सीलेशन में क्या रिलेशन होता है? जैसे फोर्स और एक्सीलेशन में रिलेशन होता है, सबको पता है F इक्वल्स टू ma। फोर्स की वजह से एक्सीलेशन डेवलप हुआ, तो टॉर्क और उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ एंगुलर एक्सीलेशन, उसमें क्या रिलेशन होता है? तो मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल टॉर्क और उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ एंगुलर एक्सीलेशन, उसमें क्या रिलेशन है। उससे पहले मैंने समझाया कि ट्रांसलेटरी मोशन होता है P इक्वल्स टू mv। आपको सबको पता है लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू mv। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट किया तो dp/dt आ गया m dv/dt। dv/dt एक्सीलेशन होता है, तो इसको बोलते हैं F इक्वल्स टू ma, और इसको बोलते हैं NLM सेकेंड ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है हमेशा, ऑलवेज कीप इन माइंड F इक्वल्स टू dp/dt विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ma। dp/dt भी ध्यान रखें और ma भी ध्यान रखें। स्टूडेंट्स
जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में P होता है लीनियर मोमेंटम, इसी तरह रोटेटरी मोशन में J होता है एंगुलर मोमेंटम। ट्रांसलेटरी मोशन में मास होता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में वेलोसिटी होती है या एंगुलर वेलोसिटी होती है। जैसे आप P इक्वल्स टू mv को याद रखते हो, वैसे ही J इक्वल्स टू I ओमेगा को ध्यान रखो और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dj बाई डी टी आई डी ओमेगा बाई डी टी। और जैसे dp बाई डी टी को आप फोर्स बोलते हो, वैसे ही dj बाई डी टी को टॉर्क बोलते हैं और dj बाई डी टी को रोटेटरी मोशन का न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं। तो टॉ इक्वल्स टू आ गया I अल्फा। स्टूडेंट्स, आप ये दोनों फॉर्मूले एनालॉग है एक दूसरे के। इसका काम है ट्रांसलेटरी मोशन में, इसका काम है रोटेटरी मोशन में। बस आप ऐसे याद रख लो कि F की जगह टॉर्क आ गया, M की जगह I आ गया, वहां एक्सीलरेशन डेवलप होता है या एंगुलर एक्सीलरेशन डेवलप होता है, टॉ इक्वल्स टू I अल्फा, राइट। ये स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है जो ये बता रहा है कि इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, F, F, F और F, और इसकी वजह से आपको नेट टॉर्क निकालना है, तो उसका आंसर आएगा 0। ये भी आपके लिए होमवर्क है। मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको दे दिया, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमने सीखा टॉ इक्वल्स टू होता है I अल्फा। उस I अल्फा पर बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। A uniform rod is length L and mass M is free to rotate about frictionless pivot at one end. What are the initial angular acceleration of rod and initial linear acceleration of light end of the rod? स्टूडेंट्स, आप यूं समझें, ये एक रॉड है, इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि सेम क्वेश्चन है ये यहां से फिक्स कर रखा है आपने, यहां पे कील ठोक रखी है, पिवोटेड है यहां पे, और दूसरे एंड पे ये अब ये हॉरिजॉन्टल थी, ये रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, यहां से आपने कील ठोक रखी है और आप यूं समझो यहां पे रस्सी बांध रखी है। कभी कभी एक सेम क्वेश्चन इसी स्टाइल से पूछते हैं और उन्होंने बोला कि ये रस्सी को काट दिया। नीट और जेई में कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आया, काट दिया तो क्या होगा, ये रॉड नीचे आएगी। तो पूछा है कि नीचे किस एंगुलर एक्सीलरेशन से आएगी और किस लीनियर एक्सीलरेशन से आएगी, ये आपको पूछा है। ये आपका पिवोटेड पॉइंट है जहां से आपने इसको फिक्स कर रखा है। ये बस ये रॉड ऐसे यहां से फिक्स कर रखा है, तो ये ऐसे 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 घूम सकती है, ऐसे ऐसे यहां से फिक्स कर रखा है। तो आपने यहां से काट दिया इसको। अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, एक तो लग रहा है mg, एक तो लग रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे mg, इसका मास m है, लेंथ l है। और जब ये रॉड नीचे आएगी तो ये जो हिंज पॉइंट है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n, और ये जिस एक्सीलरेशन से नीचे आएगी वो इनिशियल एक्सीलरेशन आपको राइट एंड ऑफ द रॉड का पूछा है, सेंटर का नहीं पूछा है। कीप इन माइंड, आपको एक्सीलरेशन यहाँ का पूछा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब रिजिड बॉडी घूमती है तो एक्सीलरेशन हर पॉइंट का अलग अलग होता है, पर एंगुलर एक्सीलरेशन सबका सेम होता है, ओमेगा सबका सेम होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था टॉ इक्वल्स टू I अल्फा, जैसे F इक्वल्स टू ma होता ना वैसा ही है। अब देखो अपने को पता है रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ऐसे नीचे आ रही है, रॉड आ रही है, तो इस mg की लाइन ऑफ एक्शन चेक करो, क्या यहां से पास हो रही है, नहीं पास हो रही है। और ये mg इस रॉड को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। नॉर्मल रिएक्शन की लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो रही है, इसी पॉइंट से पास हो रही है, पिवोट पॉइंट से पास हो रही है, तो इसकी वजह से टॉर्क हो जाएगा 0। अब 0 लिखना अच्छा लगता है, और रॉड एक किनारे के सापेक्ष घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, और अल्फा आपको निकालना है। तो यहां से आप अल्फा निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 3g/2l। और स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है
लीनियर एक्सीलेशन और एंगुलर एक्सीलेशन में ये रिलेशन होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। ए इक्वल्स टू अल्फा आर, आर मतलब जिस रेडियस में घूम रहा है। अब आपको एक्सीलेशन यहां का निकालना है, तो अल्फा तो मैंने बोला सबका सेम होता है, चाहे इस पॉइंट का पूछे, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का पूछे, अल्फा सबका सेम है। तो अल्फा आ गया आपका सॉल्व करके 3g/2l, और आर ये फ्री एंड जो है, राइट एंड जो फ्री एंड जो ऐसे घूम रहा है, उसकी रेडियस कितनी बन रही है, l। तो एक्सीलेशन कितना आ जाएगा, 3g/2। कल सेंटर ऑफ मास का पूछता तो मैं यहां रखता l/2। तो स्टूडेंट्स हमने टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा पे प्रैक्टिस करी। एक और क्वेश्चन लेते हैं टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा पे। ये भी क्वेश्चन सदाबहार है बच्चा। मान लो ये दो रिजिड सपोर्ट है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m है, रेडियस कैपिटल मास और रेडियस कैपिटल r है, सॉलिड सिलेंडर है। इसके ऊपर रस्सी लपेटी हुई है और इसके नीचे स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और बोला है कि रस्सी इसके ऊपर फिसलती नहीं है ना। स्ट्रिंग डजंट स्लिप ऑन सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो क्या क्या पूछा है आपको, फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है। एक तो पूछा है एक्सीलेशन ऑफ, ये जो ब्लॉक हैंग कर रखा है उसका एक्सीलेशन निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, जब भी ऐसा लिखा हुआ स्ट्रिंग डजंट स्लिप ऑन ए सिलेंडर, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आप A इक्वल्स टू अल्फा आर, जो रिलेशन होता है जो आप जनरली सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो, A इक्वल्स टू अल्फा आर, उसका यूज करो। हम आगे रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, जब भी आएगा A इक्वल्स टू अल्फा आर यूज करना होता है, जब स्लिपिंग नहीं होता है तब। तो सॉल्व करते हैं। यहां एक चीज सोचने की है, ये जो स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा। तो इसका एफबीडी बनाइए। ये स्मॉल m मास का ब्लॉक, mg नीचे, टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इक्वेशन लगाइए, F इक्वल्स टू ma, ट्रांसलेटरी मोशन हो तो F इक्वल्स टू ma, mg नीचे लग रहा है, T ऊपर है, इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिलेंडर कैपिटल M मास और R रेडियस का जो सिलेंडर है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। आप यूं समझो ये सिलेंडर है और इसके ऊपर ये रस्सी लपेटी हुई है, तो जब ये स्मॉल m मास जब नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो सिलेंडर को ऐसे 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 घुमाएगा, टेंशन फोर्स टॉर्क डेवलप करेगा, तो रोटेटरी मोशन करेगा। अब देखना है रोटेटरी मोशन किसकी वजह से होगा। तो यूं समझो ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये उसका सेंटर है। अब देखते हैं सिलेंडर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है mg और एक लग रहा है इसके ऊपर जो रस्सी है, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब देखो mg की लाइन ऑफ एक्शन तो सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है, तो इसकी वजह से तो टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क होगा इसकी वजह से। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टेंशन ऐसे लग रहा है तो ये सिलेंडर को ऐसे घुमाएगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन हो तो हम लिखते हैं F इक्वल्स टू ma, तो अब लिखेंगे टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉ नेट इक्वल्स टू आई अल्फा। अब mg की वजह से तो टॉर्क होगा नहीं तो 0 लिख दो। T की वजह से टॉर्क कितना होगा, T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R, और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और ये आ गया अल्फा। और स्टूडेंट्स मैंने बोला है जब भी बोले एक स्ट्रिंग डजंट स्लिप ऑन ए सिलेंडर तो आपको ये रिलेशन यूज करना है, A इक्वल्स टू अल्फा R। तो यहां पे आप अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, TR इक्वल्स टू, अल्फा की जगह लिख दो आप mr²/2 और अल्फा की जगह पुट कर दो a/r। तो r से r कैंसिल, इस r से ये r कैंसिल, तो t इक्वल्स टू आ गया ma/2।
तो स्टूडेंट्स अपने पास में दो इक्वेशन आ गई और दो ही अननोन है। देखिए एक्सीलरेशन निकालना है ब्लॉक का, मतलब ए निकालना है, और टेंशन निकालना है। बाकी स्मॉल एम कैपिटल एम जी तुम लोग जानते हो। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 1 आई थी हमारी mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन आई थी t इक्वल्स टू कैपिटल ma बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 प्लस 2 कीजिए, t से t कैंसिल हो गया, माइनस का t प्लस का t, तो mg इक्वल्स टू आ गया क्या, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a, अंदर क्या बच गया, स्मॉल m प्लस m बाई 2, और यहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा 2 स्मॉल mg अपॉन कैपिटल m प्लस 2m। ये आपका एक्सीलरेशन का आंसर आ गया। अब टेंशन निकालना है तो इसको किस में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टेंशन क्या आ जाएगा, रख दो एक्सीलरेशन की वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m g अपॉन m प्लस 2m। तो स्टूडेंट्स ये मैंने तुम्हारे को टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा पे प्रैक्टिस कराई, दो क्वेश्चन करा के। रिलेशन याद रखो, F इक्वल्स टू ma, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। स्टूडेंट्स टॉर्क क्या होता है ये हमने सीख लिया, टॉर्क का डेली रूटीन लाइफ में यूज क्या होता है ये भी हमने सीख लिया। टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा जो फॉर्मूला था और उस पर क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो भी हमने सीख लिया। स्टूडेंट्स अब हम सीख रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टूडेंट्स सीख रहे हैं इक्विलिब्रियम। ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड की साम्य अवस्था पढ़ रहे हैं, और ये दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक होती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्थानांतरण साम्यावस्था, घूर्णन साम्यावस्था। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, रिजिड बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, और मैं इसको एनएलएम फर्स्ट कहता हूं। ट्रांसलेटरी मोशन का एनएलएम फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो स्थिर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। और ये हम लोग डिस्कस करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं जब। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब रिजिड बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है, और इसको मैं कहता हूं एनएलएम फर्स्ट ऑफ रोटेटरी मोशन। स्टूडेंट्स जब रिजिड बॉडी पे नेट टॉर्क 0 होगा तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे किसी व्हील पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, कुछ फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप हो रहा है और कुछ फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है। अब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है, जैसे -5 न्यूटन इंटू मीटर ये क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, और +5 न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो नेट टॉर्क 0 हो गया। इसका मतलब व्हील स्टेशनरी था तो स्टेशनरी रहेगा, और व्हील किसी एंगुलर स्पीड से घूम रहा था तो फोर्स लगने के बाद यदि नेट टॉर्क 0 बन रहा है तो उसी एंगुलर स्पीड से घूमता रहेगा। ये होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कल रॉड है, हम कहें कि रॉड इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उस रॉड पे जितने फोर्स लग रहे हैं, जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, सब कैंसिल होकर 0 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपको नेट टॉर्क जीरो करना होता है और टॉर्क निकालने की स्टाइल क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस। ये स्टूडेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। A uniform rod, mass small m, length L is suspended through the two vertical strings of equal length fixed at ends। देखिए क्या सिचुएशन दी है आपको, ये दो इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग है और उसके नीचे ये रॉड लगी हुई है। दिख रही है आपको रॉड, ये फिक्स्ड एट एंड्स, दोनों की लेंथ इक्वल लेंथ। ओके, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m इज प्लेस्ड। अब देखो रॉड का मास कितना है m, स्मॉल m, और लेंथ कितनी है रॉड की l, ये रॉड की। और स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m प्लेस्ड एट डिस्टेंस l by 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये देखो लेफ्ट हैंड है और यहां पे 2m मास का पार्टिकल रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और ये डिस्टेंस कितनी दी आपको लेफ्ट हैंड से L by 4। फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग्स। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ना तो रॉड ऊपर नीचे हो रही है, ना रॉड क्लॉकवाइज घूम रही है, ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये रॉड और ये पूरा सिस्टम कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो हम इसका पहले एफबीडी बनाते हैं रॉड का। तो स्टूडेंट्स रॉड का एफबीडी क्या बनेगा, ये रॉड है तो रॉड का जो एफबीडी बनेगा उसका, रॉड का मास स्मॉल m है तो mg लगेगा ऐसे। इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा ऊपर की तरफ T1, यहां टेंशन आएगा T2, दो स्ट्रिंग है, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। और एक 2m मास का पार्टिकल यहां रखा हुआ है, उसका लगेगा 2mg ऐसे। अब इन चार फोर्स की प्रेजेंस में रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो पहले हम लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स कितना है रॉड पे 2mg और mg, 3mg लग रहा है नीचे, माइनस T1 प्लस T2 लग रहा है ऊपर, इक्वल्स टू 0, एक्सीलरेशन रॉड का 0 है। तो यहां से T1 प्लस T2 आ गया आपका 3mg, इक्वेशन नंबर 1। राइट स्टूडेंट। अब दूसरी इक्वेशन टॉ नेट इक्वल्स टू 0 करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुने, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, राइट, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ये वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुने, मैं नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूं आप नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर दो, क्योंकि रॉड पूरी इक्विलिब्रियम में। आंसर भी आपका सेम आएगा T1 और T2 का। मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, राइट। लेफ्ट हैंड के रेस्पेक्ट में मैं किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड से। अब सुनो, T1 की लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास हो रही है, तो इसकी वजह से टॉर्क हो जाएगा 0। 2mg, इसको 2mg इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज मतलब माइनस 2mg इंटू L/4, ये L/4 है। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 2mg इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, mg भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है।
और लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस हो गई L/2 और T2 इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यदि घुमा नहीं रहा है पर घुमाता तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, तो प्लस T2 इंटू L इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करोगे तो L तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो T2 आएगा सॉल्व करके ये आ जाएगा, ये mg/2, देखिए ये mg/2 और ये भी mg/2, तो उधर जाएगा तो mg बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को मैं सॉल्व करता हूं, या T2 की वैल्यू यहां रख देता हूं mg, तो T1 आ जाता है मेरा 2 mg और T2 मुझे पता है mg। स्टूडेंट्स आप देखिए T1 की वैल्यू आई 2 mg और T2 की वैल्यू कितनी आई mg। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पे ये 2m मास नहीं रखता तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी या अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो क्या होगी और सेम होगी तो क्या होगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ मास 10 kg, ये एक लेडर है जिसका मास 10 kg है, लेंथ नहीं दी है तो आप L मान लो, और ये वर्टिकल स्मूथ वॉल है, मतलब वर्टिकल वॉल पे फ्रिक्शन 0 है, म्यू 0 है, और यहां पे फ्रिक्शन है, रफ है, ये रफ है। अदर एंड रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये देखो ये दूसरा एंड तो रफ सरफेस पे और एक एंड वर्टिकल वॉल पे रखा हुआ है। आपको पूछा है नॉर्मल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो देखिए ये वाला एंड जो है इस वर्टिकल वॉल को ऐसे प्रेस करेगा, दबाएगा, तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसे, और ये वाला एंड ग्राउंड को ऐसे दबाएगा, तो ग्राउंड हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगती है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे लगती है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। वेट लगेगा ऐसे। अब देखो यहां फ्रिक्शन नहीं है तो ये फिसल के नीचे आने की कोशिश करेगी, ये नीचे आएगी तो ये इधर खिसकेगी, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं, N1 N2 फ्रिक्शन और वेट। अब क्या इक्वेशन बनेगी, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बैलेंस कर लेते हैं। देखो तो पहले तो मैं देख रहा हूं नेट फोर्स 0 कर रहा हूं ट्रांसलेटरी मोशन में। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, N1 और F, N1 और F हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि N1 जो है वो मेरा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1, और N2 जो है वो वर्टिकल में लग रहा है तो N2 मेरा वेट के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2। इसके अलावा और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन हो गया। अब हमको निकालना है नेट टॉर्क 0, और नेट टॉर्क 0 ले रहा हूं मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये ए पॉइंट है, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूं, बी पॉइंट पे नेट टॉर्क 0 ले रहा हूं बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, ए के रेस्पेक्ट में, आंसर हर बार आपका सेम आएगा। तो देखिए N2 और फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन बी पॉइंट से पास हो रही है, तो N2 की वजह से टॉर्क हो जाएगा 0, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क हो जाएगा 0। अब कौन बचा, N1। अब देखिए ध्यान से देखो, ये रहा N1 और ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देखिए इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को N1 कैसे घुमा रहा है, इसको ये N1 ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो N1 ये डिस्टेंस है L, तो इस L का इधर वाला कंपोनेंट आएगा L cos 53, L cos 53,
तो ये हो जाएगा, ये भी L cos 53, तो N1 आ जाएगा L cos 53, L cos 53 N1 का। और वेट कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो वेट इनटू ये हो गया L/2। अब देखिए ये 53 है तो ये 37 है, तो ये आ जाएगा वेट का जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा L/2, और ये कौन सा हो गया, ये 37 है ना, तो cos L/2 cos 37 इज इक्वल्स टू 0। एक बार वापस देख लो आप लोग, नेट टॉर्क मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला, तो फ्रिक्शन का हो गया 0, नॉर्मल रिएक्शन का हो गया 0, N1 का ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है N1, और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये L है, तो इस L का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा L cos 53। ये L cos 53 ऐसे है, उसको N1 ऐसे लग रहा है, तो कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने प्लस ले लिया। और ये वेट वाला कंपोनेंट ये L/2 है, ये भी L/2, ये भी L/2, तो ये 53 है तो ये 37 है, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा L cos 37 L/2, ये मैंने लिख दिया। और वेट को देखो, ये आप देखो ना, ये वाली जो चीज है ना, ये आई L/2 cos 37, तो ये भी L/2 cos 37, उसको देखो वेट कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर ने जो है वो बी पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क क्यों निकाला, ए से क्यों नहीं निकाला, सेंटर ऑफ मास से क्यों निकाला? क्योंकि स्टूडेंट मैं थोड़ा अच्छे से सोचता हूं। देखो मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया तो 2 टॉर्क तो 0 हो गए, कल मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेता तो 1 का ही 0 होता, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेता तो 1 का ही 0 होता, यहाँ 2 टर्म्स 0 हो गए, तो अच्छा है ना, कम सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका जो N1 आएगा, LL तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W/2 cos 37 और डिवाइड बाई cos 53, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो N1 आ जाएगा W/2, और cos 37 होता है 4/5, और cos 53 होता है 3/5, 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका N1 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2W/3, राइट, 2W/3। इसको मैंने सॉल्व किया, तो अब वेट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, N1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3, और वेट कितना दिया है 10 kg है, तो 10g हो जाएगा, 10g मतलब 100, तो ये आ जाएगा 200/3, अप्रोक्स आ जाएगा 66.7 न्यूटन। ये आपका N1 आ गया, और जो N1 है वही आपका फ्रिक्शन फोर्स है ना, जो N1 है वही आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, पहले पूछा है नॉर्मल फोर्स और फिर पूछा है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो नॉर्मल फोर्स कितना आया, N1 कितना आया आपका 66.7। देखो यहाँ 65 ऑप्शन में दिया है, तो इसने G की वैल्यू 9.8 ले ली होगी, अपने 10 ले ली, तो ये आया 66.6 N1 आपका। N2 आएगा आपका, N2 ये रहा, N2 mg के इक्वल 10g, तो 10 इंटू 9.8 98, और उसके बाद फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन है N1 के बराबर, मतलब वो भी कितना है 65। तो आंसर क्या बन गया आपका, पहली नॉर्मल रिएक्शन आई आपकी 66.7 न्यूटन, यदि मैं G10 लेता हूं तो। दूसरी नॉर्मल रिएक्शन आई आपकी वेट के बराबर, मतलब 100 न्यूटन, एंड फ्रिक्शन फोर्स आया आपका N1 के बराबर, मतलब अगेन 66.6 न्यूटन। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सेट हो रहा है। ऑप्शन सेट हो रहा है सेकंड, 65, 98 और 65। पर स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा, इतना सॉल्व करने से अच्छा है आप एग्जाम में थोड़ा ध्यान से देखो। देखो N1 और फ्रिक्शन सेम है, मतलब आपको जो 3 ऑर्डर चाहिए उसमें से फर्स्ट और थर्ड सेम किस में देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें
और इसमें नहीं है, और इसमें है, पर ये जो N2 है वो वेट के बराबर है, आपको पता चल गया 100 है, तो हो नहीं सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा? सेकंड। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जेई का है, पर जरूरी नहीं है कि अपन 3 इक्वेशन बनाएं, सॉल्व करें, थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डाल दिया करें। स्टूडेंट्स, ऐसा ही मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, जो आपको ट्राई करना है, और आपका आंसर आ जाए तो समझ लेना तुम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हीरो बन गए हो। इस बार मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल वॉल दोनों ही रफ दे रहा हूं मैं आपको, दोनों ही मैं आपको रफ दे रहा हूं, पर दोनों पे फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है, यहां भी म्यू है, यहां भी म्यू है, और यहां पर एक रॉड रखी हुई है, रिजिड रॉड रखी हुई है। ये क्या रखी हुई है? रॉड, ठीक है, जिसका मास कितना है? कैपिटल M। लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 5 मीटर। और क्वेश्चन में ये भी दिया है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह सेम है। वापिस सुन लो, ये एक रॉड दी हुई है जिसका मास M, लेंथ 5 मीटर, ये भी गिवन है 3 मीटर और 4 मीटर। आपको पूछा है फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट रॉड doesn't slide on floor। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल के म्यू की वैल्यू जो भी आए आप मेरे को कमेंट करें। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बहुत ताकत से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर निकाला। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि रोटेशनल मोशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टॉर्क और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो मैंने बहुत मन से और दिल से आपको सिखाया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो के अलावा हर वीडियो पर बेस्ड मैं एक वर्कशीट प्रोवाइड करता हूं, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस से उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डालता हूं। आप वीडियो देख लो और उस वर्कशीट को सॉल्व कर लो, आपका 100% नीट और जेई का क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।